हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम अपना जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में, आज हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। और फिर जो हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उसमें हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे। सो आज मैं आपको फॉर्मेट बताऊँगा कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें जो हम कैश का बैलेंस कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, किन किन एक्टिविटीज़ को हम ऐड करते हैं, किन किन एक्टिविटीज़ को हम डिडक्ट करते हैं। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करने से पहले आपको थोड़ा बहुत स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको तब बताया था जब मैंने अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स कराया था, जब मैंने इशू ऑफ शेयर कैपिटल कराया था आपको। उसमें मैंने वहाँ पे आपको डिटेल स्टेटमेंट बताई थी कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट होता है। फिर भी मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ। जो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करते थे उसमें हमारा क्या फॉर्मेट होता था, जो कंपनीज एक्ट में दे रखा है उसमें हम फॉर्मेट इस तरीके से प्रिपेयर करते थे। सबसे पहले हम लिखते थे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो हमारा मेन रेवेन्यू होता था उसको लिखते थे हम। फिर इसके अलावा जो अदर इनकम होती थी, जैसे कि हमने डिविडेंड रिसीव किया, रेंट रिसीव किया, चाहे वो हमारा मेन बिजनेस ना हो, उसको ऐड करते थे। फिर हम टोटल इनकम कैलकुलेट करते थे। फिर टोटल इनकम में से हम सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या कर देते थे, डिडक्ट। चाहे वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो, चाहे वो आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो, आप सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या करते थे, डिडक्ट। और फिर क्या आ जाता था आपका प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और फिर इसमें से आप ये आइटम्स भी लेस कर देते थे। फिर आपका क्या आ जाता था, फिर आपका आ जाता था नेट प्रॉफिट। सो जो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करते थे उसमें हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी लेस कर देते थे, हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी लेस कर देते थे। इसके अलावा जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, कौन से, जिनसे बिजनेस में कोई भी कैश आउट ना हो, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया। अब जब कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करती है, इससे उसे किसी दूसरे बंदे को तो कैश पे नहीं करना पड़ता। सो जो सारा का सारा कैश है वो बिजनेस में वहीं पड़ा रहता है। सो ये सब एक्सपेंसेस डिडक्ट करके हम कैलकुलेट कर लेते थे नेट प्रॉफिट। बट इस चैप्टर में हम क्या प्रिपेयर करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के भी दो मेथड होते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। जो इनडायरेक्ट मेथड है वो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, बट जो डायरेक्ट मेथड है वो आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ। सो इसलिए हम इसको कवर नहीं करेंगे। और इनडायरेक्ट मेथड को कवर करने से पहले आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पता होना चाहिए था। इसलिए मैंने आपको ये बताया कि जो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करते थे उसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करते थे, क्या क्या चीज़ें डिडक्ट करते थे। और इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए कि जैसे हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करी, इसमें हमने सारे के सारे एक्सपेंसेस जैसा मर्जी एक्सपेंस हो हमने लिख दिया, चाहे कैश हो, नॉन कैश हो, ऑपरेटिंग हो, नॉन ऑपरेटिंग हो, वो सब हमने यहाँ पे लिख दिया। बट जब हम इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, वहाँ पर जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे वो किसकी मदद से प्रिपेयर करते हैं, जो हमने यहाँ पे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। सो इस नेट प्रॉफिट से हम चेक करते हैं कि बिजनेस में कितना कैश आया है, कितना कैश गया है। और इस कैश को भी हम किन 3 एक्टिविटीज़ में स्टडी करते हैं, इस कैश को भी हम 3 एक्टिविटीज़ में स्टडी करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना आया या कितना गया, ऐसी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना आया कितना गया, और इसके अलावा जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं। सो जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है यहाँ पे आपको देखने से पता लग रहा है इसने तो ओवरऑल प्रॉफिट बता दिए बिजनेस के कि कितने ओवरऑल प्रॉफिट हैं, बट इसने ये तो नहीं बताया कि जो बिजनेस की मेन रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ है उससे कितना कैश आया कितना गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया कितना गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया कितना कैश गया। सो इसके लिए हम क्या प्रिपेयर करेंगे, इसके लिए प्रिपेयर करेंगे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट हम स्टडी कर रहे हैं क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड से। सो इनडायरेक्ट मेथड में जो हम कैश फ्लो प्रिपेयर करते हैं वो किस बैलेंस से प्रिपेयर करते हैं, वो हम प्रिपेयर करते हैं नेट प्रॉफिट बैलेंस से। सो अब मैं आपको बताऊंगा जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं या जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसमें हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या क्या चीज़ें डिडक्ट करनी है और उनका क्या लॉजिक होता है। क्योंकि मैंने बताया हम स्टडी कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड। सो इनडायरेक्ट मेथड शुरू कहाँ से होगा, जो हमने नेट प्रॉफिट निकालना है। सो अगर आपको क्वेश्चन में उसने 1 साल का नेट प्रॉफिट नहीं दे रखा, उसने क्या दे दिया आपको, 1 ही साल का ओपनिंग बैलेंस दे दिया
और उसी साल का आपको उसने क्लोजिंग बैलेंस दे दिया। सो आप उस साल के प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में जो डिफरेंस होगा उसको कंसीडर करोगे, मतलब क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करोगे। अगर ये पॉजिटिव बैलेंस आ रही है तब तो ये आपका नेट प्रॉफिट होगा, अगर ये नेगेटिव फिगर आ जाती है तभी आपका नेट लॉस होगा। उसके बाद क्योंकि जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करी उसमें हमने सारी चीज़ें माइनस कर दी होंगी, मतलब सारे के सारे एक्सपेंसेस। बट क्योंकि अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हमें कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, मतलब कि जो मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है उससे कितना कैश आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना आया और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना आया। अब जो बिजनेसमैन या जो कंपनी वो डिविडेंड पे करती है, अब डिविडेंड किस चीज़ पे होता है, डिविडेंड पे होता है जो उसने शेयर इशू कर रखे हों। सो जो कंपनी शेयर इशू करती है वो, जब मैंने आपको इसकी थ्योरी कराई चैप्टर की, मैंने किस में बताया था, वो आता है उसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्यों, क्योंकि कंपनी शेयर इशू करके क्या अरेंज करती है, फाइनेंस अरेंज करती है। सो जो फाइनेंस अरेंज करने की कॉस्ट आएगी वो भी किस में आएगी, वो भी आएगी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। सो इसलिए जो प्रपोज डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड का मतलब वो डिविडेंड जो कि कंपनी ने प्रपोज किया था वो किस में आना चाहिए था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और क्योंकि हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो, और हमने शुरू कहाँ से किया है, हमने शुरू किया है यहाँ पे नेट प्रॉफिट से। सो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमने सब कुछ माइनस कर दिया होगा। सो जो अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको हम ऐड कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। सो जो प्रपोज डिविडेंड है वो किस टाइप का एक्सपेंस है, वो है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और प्रपोज डिविडेंड में भी आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो होता है प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर, एक होता है प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या होता है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। अब जैसे कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को। अब जब 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उस टाइम कंपनी क्या डिक्लेयर करेगी, डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। अब जो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है वो फाइनल कब होता है, जब उस साल का जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है जब उसकी एनुअल जर्नल मीटिंग होगी। जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो गया, 31 मार्च को। सो जो यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है ये नेक्स्ट साल की एजीएम में फाइनल होगा और नेक्स्ट ईयर में पे होगा। सो जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है वो नेक्स्ट ईयर में पे होगा, और जो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड था वो इस साल में पे होगा। सो करंट ईयर का तो अभी हमें पे ही करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसका तो ट्रीटमेंट नेक्स्ट ईयर में होना है। बट जो पिछले साल का डिविडेंड था क्योंकि वो पिछले साल में डिक्लेयर हुआ था, इस साल में वो क्या हो गया होगा, एजीएम में पास हो गया होगा और उसकी हमने पेमेंट कर दी होगी। सो जो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, उसको हम ऐड करेंगे क्योंकि पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट निकाल रहे हैं या ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकाल रहे हैं। सो प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर हम ऐड करेंगे। इसके अलावा जो इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है वो डिविडेंड जो दो बैलेंस शीट डेट में पे की हो, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर शुरू कब होता है, 1 अप्रैल को, एंड कब होता है, 31 मार्च को। सो इस बीच में जो भी डिविडेंड पे कर दी होगी कंपनी ने उसे बोल लेंगे हम इंटरिम डिविडेंड। सो इंटरिम डिविडेंड इस साल में ही पे हुआ है क्योंकि इस साल में डिक्लेयर हुआ, इस साल में ही पे हो चुका है। सो इससे कैश आउटफ्लो होगा। बट ये शो कहाँ पे करना था, ये शो करना था हमें कहाँ पे, फाइनेंसिंग में। सो क्योंकि हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं, ऑपरेटिंग से, सो इसलिए हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमने रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर दिया, रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किए उसका कुछ पोर्शन कंपनी एक रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देती है। रिजर्व का मतलब एक ऐसा बैलेंस अलग से साइड रख देती है ताकि अगर फ्यूचर में कुछ इमरजेंसी आ गई उसको यूज़ कर सके। सो जो रिजर्व्स में ट्रांसफ़र होता है वो सिर्फ एक प्रॉफिट का एलोकेशन होता है, मतलब कि उससे बिजनेस से कोई भी बाहर कैश नहीं जाएगा। बट क्योंकि जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करी होगी उसमें तो आपने उसे डेबिट साइड शो कर दिया होगा, इसलिए इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपने प्रोविज़न फॉर टैक्स बनाया होगा, मतलब कि इस साल में आपने जो प्रोविज़न बनाया होगा, क्योंकि प्रोविज़न हम किस लिए बनाते हैं, जो पैसा हमें फ्यूचर में पे करना है लेकिन हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, उसके लिए हम बनाते हैं प्रोविज़न। सो जब आपने प्रोविज़न बनाया होगा आपने तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ये दिखा दिया होगा कितने का अपना एक्सपेंस हुआ है, बट रियलिटी में अभी आपने टैक्स पे नहीं किया। सो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। सो ये सारे आइटम आप ऐड करोगे। इसके अलावा जो आप टैक्स पे कर दोगे,
गवर्नमेंट को, और उसमें से कुछ रिफ़ंड मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? रिफ़ंड मिल जाएगी। सो टैक्स की रिफ़ंड नॉर्मल एक्टिविटी तो है नहीं। सो जो रिफ़ंड आपने उसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या कर रखी होगी? क्रेडिट कर रखी होगी, उसको आपको लेस करना पड़ेगा। सो रिफ़ंड ऑफ टैक्स क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपको लेस करना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगी, जैसे कि आपका कोई एसेट डैमेज हो गया, सो उसके अगेंस्ट आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला, जैसे कि कोई एसेट था उसमें आग लग गई, सो उसके अगेंस्ट अगर आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला है, ऐसे ही कोई थेफ्ट हो गया उसके अगेंस्ट कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला है। सो जो एसेट डैमेज हुए हैं वो एसेट किससे रिलेटेड होते हैं? ये एसेट होते हैं आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। बट हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं? हम शुरू करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है इसमें जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें शुरुआत कहाँ से होती है? उसमें शुरुआत होती है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। सो इसलिए जो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं, इंश्योरेंस क्लेम, लॉस बाय फायर हुआ है, लॉस बाय थेफ्ट हुआ है, इसके अगेंस्ट अगर आपको कुछ इंश्योरेंस क्लेम मिला है वो आपको लेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेपरेटली शो करोगे। सो ये सब ऐड करोगे, ये सब लेस करोगे, फिर आपका क्या आ जाएगा? फिर आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो अब हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लिया। सो अब इसके आगे का फॉर्मेट मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा। जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसका फॉर्मेट इस टाइप से होता है, और हमने शुरू कहाँ से किया है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़। सो जो मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करने से मतलब कि उनका कैश फ्लो कितना है, उसमें कैश फ्लो कितना यूज़ हुआ है। सो शुरुआत कहाँ से करते हैं हम? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैंने अभी आपको बता चुका हूँ मैं प्रीवियस पेज पे कि कैसे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करी है वहाँ पे हमने नॉन कैश एक्सपेंसेस भी डिडक्ट कर दिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी डिडक्ट कर दिए। सो क्योंकि हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं? हम शुरू कर रहे हैं नेट प्रॉफिट से। सो नेट प्रॉफिट कब आए? जब आपने नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सब लेस कर दिए होंगे। बट क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो किसका चाहिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। सो इसलिए जो आपने नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स डिडक्ट कर रखे हैं वो आपको ऐड करने पड़ेंगे। सो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है उसमें क्या फिर होती है? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। पहला आइटम ऐड क्या होता है? पहला आइटम ऐड होता है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या होता है? डेप्रीशिएशन अपना होता है नॉन कैश एक्सपेंस, क्योंकि जब बिजनेस डेप्रीशिएशन चार्ज करता है उससे बिजनेसमैन से बाहर तो कोई कैश गया नहीं, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें हम डेप्रीशिएशन एज एन एक्सपेंस शो कर देते हैं कि अपना बिजनेस का इतना खर्चा हुआ। बट क्योंकि डेप्रीशिएशन कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस होता है, मतलब जब डेप्रिसिएशन बिजनेस में चार्ज होती है उसके लिए किसी को 1 रुपया भी पे नहीं होता। सो इसलिए इसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस। क्योंकि ये बिजनेसमैन ने जब पे किया होगा उस टाइम बिजनेस से कोई भी कैश बाहर तो गया नहीं, सो इसको ऐड करेंगे। इसके अलावा हमारे होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जब कंपनी शुरुआत करी जाती है, कंपनी की जब उसे इनकॉर्पोरेट करा जाता है, सो उससे रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस होते हैं उसको बोलते हैं हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी हम क्या करते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी हम ऐड करते हैं जो हमने राइट ऑफ किए हैं, क्योंकि जब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो कंपनी शुरू करने से पहले ही पे कर दिए होंगे हमने, बट हम इसको राइट ऑफ कितने करते हैं? 5 से 10 साल में। सो पैसा तो सारा पहले ही साल में चला गया होगा, हम इसे राइट ऑफ कर रहे हैं 5 से 10 साल में, उस टाइम तो कैश बाहर गया नहीं। सो इसलिए इसको भी हमें ऐड करना पड़ता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, जब हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं सो उस टाइम जो डिस्काउंट दिया उस टाइम ही कैश तो बाहर चला गया। सो जब हम उसको राइट ऑफ करते हैं उस साल में तो कैश का आउटफ्लो हुआ नहीं होगा, सो इसलिए इसको हम ऐड करते हैं। इसके अलावा जो हमने जैसे प्रीमियम पे किया है, मतलब कि जो हम प्रीमियम पे करेंगे रिडम्पशन के टाइम, रिडम्पशन किसकी? रिडम्पशन करेंगे जैसे हम प्रेफरेंस शेयर की। इसके अलावा जब हम इक्विटी शेयर बायबैक करेंगे उस पर जो प्रीमियम पे करेंगे, क्योंकि जो ये प्रीमियम पेबल है ये किस टाइप की एक्टिविटी है? ये एक्टिविटी है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बट जब हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा ये तो हमने वहाँ पे एज एन एक्सपेंस शो कर दिया होगा। सो इसलिए इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमने गुडविल राइट ऑफ करी है,
पेटेंट राइट ऑफ किए हैं, ट्रेडमार्क अमोर्टाइज किए हैं, ये भी सब हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी सब हमें ऐड करना पड़ेगा। इसको ऐड क्यों करेंगे हम, क्योंकि जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे इस टाइम बिजनेसमैन से या बिजनेस से कोई कैश तो बाहर जाएगा नहीं, बस ये सिर्फ एक प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट है। सो कैश का आउटफ्लो तो हुआ नहीं, सो इसको ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारे बैड डेट होते हैं, जब बैड डेट को हम राइट ऑफ करते हैं, मतलब कि जब हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करते हैं, राइट ऑफ करने का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करना। जब हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करते हैं उस साल तो हो सकता है हमने उनको इनकर भी ना की हो, क्योंकि जब हमने सेल करी होगी बैड डेट तो तभी बन चुके होंगे हमारे। सो जब हम बैड डेट को राइट ऑफ करेंगे उस टाइम बिजनेस से कोई भी कैश बाहर नहीं जाता, इसलिए हम इसको ऐड करते हैं। इसके अलावा जो हमने इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट किस पे किया है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरिंग। जो हम जैसे शॉर्ट टर्म बोरिंग की होती है आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया कोई, और लॉन्ग टर्म बोरिंग की होती है जैसे कि पब्लिक डिपॉजिट हो गया, ये सब आते हैं आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग में। सो जो आपने इंटरेस्ट पे किया है शॉर्ट टर्म बोरिंग या लॉन्ग टर्म बोरिंग पे, ये किस टाइप की एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। सो क्योंकि आपने तो जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करी शुरू में ही शो कर दिए होंगे ये सब, सो इसलिए इसको भी ऐड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट है या जो आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, जब आपने इनको सेल किया इस टाइम आपको हो सकता है उस पर कुछ लॉस हो। सो क्योंकि जब आप इनको सेल करेंगे, ये किस टाइप की एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है क्यों है, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, जो कि आपकी या तो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड हो या आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो। अगर आप उनकी कुछ सेल या परचेज़ करते हो सो सारा अमाउंट वहाँ पे शो होगा, बट क्योंकि आपने जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर की होगी आपने ये वहीं पे शो कर दी होगा जब प्रॉफिट कैलकुलेट किए होंगे। सो इसलिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। और लास्ट आइटम क्या है, इंक्रीज इन प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एक्सेट्रा। मतलब कि अगर किसी भी प्रोविज़न का बैलेंस इंक्रीज़ होता है, प्रोविज़न का बैलेंस इंक्रीज़ होने का मतलब कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस से एक सेगमेंट उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब कि जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस इंक्रीज़ हुआ है, सो आपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, डाउटफुल डेट में, कि अगर फ्यूचर में आपको डेटर आपके पैसे नहीं दे देंगे तो आप ये यूज़ कर लोगे। ऐसी प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस, अगर इनका बैलेंस इंक्रीज़ होता है सो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी भी टाइप का कैश आउटफ्लो नहीं करेंगे बिजनेस से, बट आपने नेट प्रॉफिट में इनको क्या शो किया, एज एन एक्सपेंस। सो इसलिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। सो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में हमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर्स, रिटर्न ऑफ प्रीमियम पेबल, गुडविल पेड एंड ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ। इसके अलावा इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा इंक्रीज इन प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, इसके अलावा डिस्काउंट ऑन ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस। सो ये सब आइटम्स आप क्या करोगे, ऐड करोगे। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में फॉर्मेट दिया हुआ है कैश फ्लो का, ये आपको प्रॉपरली रिवाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको रिवाइज़ नहीं करोगे तो आप इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आसानी से कर नहीं पाओगे। और मैंने हर एक आइटम का आपको लॉजिक बता दिया कि हम इसको ऐड क्यों करेंगे। अब कुछ आइटम्स हैं जो हमें डिडक्ट करने पड़ते हैं। सो अब हम वो देख लेते हैं जो जो आइटम्स हमें डिडक्ट करने हैं। सो पहला आइटम डिडक्ट क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम क्योंकि ऑपरेटिंग इनकम नहीं होती, सो इसलिए हम इसको डिडक्ट करेंगे। डिविडेंड इनकम भी ऑपरेटिंग इनकम नहीं होती, क्योंकि ये भी किस टाइप की एक्टिविटी से मिलती है, जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट कर रखो। इंटरेस्ट भी कब मिलता है, जब हमने कुछ चीज़ इन्वेस्ट कर रखी थी, मान लिया हमने किसी बिल्डिंग में पैसे लगा रखे थे और हमने वो किसी को रेंट पे दे दी, सो उससे जो इनकम आएगी वो इंटरेस्ट इनकम होगी। सो ये किस टाइप की इनकम है, इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टमेंट, और ये भी क्या है, रेंटल इनकम भी इन्वेस्टमेंट होती है। और जो यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट में बताया, सॉरी वो रेंटल इनकम थी, क्योंकि जब प्रॉपर्टी होती है उस पर हमें रेंट मिलता है, ना कि इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट कब मिलता है, जैसे हमने किसी को लोन दे रखा है, उस लोन पे अगर आपको कुछ वो बंदा पे करता है एज एन इंटरेस्ट, एज एन कंपनसेशन, उसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट। बट जैसे कोई बिल्डिंग है हमारी, उस पे जो हमें रेंट मिलता है वो होती है हमारी रेंटल इनकम।
सो ये किस टाइप की इनकम है, ये है अपनी इन्वेस्टिंग इनकम। सो इसलिए हमने इसको ऑपरेटिंग में कंसीडर कर लिया होगा जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर की होगा। सो इसको हम क्या करेंगे, इन तीनों आइटम्स को हम लेस करेंगे। इसके अलावा अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा है, आपने कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेची है, उस पर आपको कोई गेन हुआ है, क्योंकि ये सब कहाँ पे शोन है, ये सब शोन है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सो इसलिए इसको यहाँ से डिडक्ट करोगे। इसके अलावा अगर किसी प्रोविज़न का बैलेंस डिक्रीज़ होता है, जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, आप उन सब को क्या करोगे, आप उन सब को डिडक्ट करोगे। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो आइटम्स ऐड करने थे आप पहले उनको ऐड करोगे, फिर आप जो आइटम्स लेस करने हैं आप उनको लेस करोगे। इनको लेस क्यों करोगे, क्योंकि ये किसी और आइटम के अंडर शो होने हैं, इनसे कैश फ्लो नहीं हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, सो इनको आप डिडक्ट करोगे। सो इन सब को ऐड और डिडक्ट करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, वो कैपिटल जो कि बिजनेस ने मेंटेन कर रखी है टू मीट्स इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस। मतलब कि जो दिन के एक्सपेंसेस होते हैं, उसके जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इन सारे एक्सपेंसेस को पे करने के लिए जो कैपिटल मेंटेन करते हैं उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। सो अब हमें जो वर्किंग कैपिटल में चेंजेस हुए हैं हमें वो भी कंसीडर करने हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। सो अब हम किन किन आइटम्स को ऐड करेंगे, जो अपने करंट एसेट्स हैं, अगर उसमें कुछ डिक्रीज़ होगा तब तो हम उसको करेंगे ऐड। और इसको हम ऐड क्यों करेंगे, अब सपोज करो अपनी इन्वेंट्री थी साल के स्टार्टिंग में 50,000, मतलब कि अपने पास इतने का स्टॉक था, और साल के एंड में अपने पास इन्वेंट्री बची है 40,000 की। सो शुरू में कितने का स्टॉक था 50,000, एंड में कितने का स्टॉक है 40,000। सो 10,000 का स्टॉक कम हो गया। स्टॉक कम होने से मतलब कि हमारे पास बिजनेस में कैश आ गया होगा, हमने उसको कैश में बेच दिया होगा। सो इसलिए हम जो एसेट्स होते हैं जब उनमें कुछ डिक्रीज़ होता है उसको हम ऐड करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि अपने पास शुरुआत में ट्रेड रिसीवेबल थे 1 लाख के, मतलब कि आपको 1 लाख इनसे मिलना था, और जब साल एंड हुआ तब आपके पास ट्रेड रिसीवेबल है 80,000 के, मतलब कि 20,000 की कमी आ चुकी है। इसका मतलब क्या है कि जब आपके 20,000 के ट्रेड रिसीवेबल कम हो चुके हैं, मतलब कि आपने उनसे उतना अमाउंट कलेक्ट कर लिया होगा। सो इसलिए डिक्रीज़ इन करंट एसेट को हम ऐड करते हैं। सेम लॉजिक इज़ फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस शुरुआत में जैसे कि 9,000 थे, ये क्या है बिगनिंग ऑफ द ईयर, और एंड में बचे हैं सिर्फ 1,000, ये क्या है एंड ऑफ द ईयर, मतलब कि 8,000 से क्या हो गए डिक्रीज़ हो गए। और डिक्रीज़ को आप ऐड क्यों करोगे, क्योंकि ये आपने पिछले साल में ही पे कर दिए थे, क्योंकि ये क्या थे प्रीपेड एक्सपेंसेस। और जब इस साल के एंड आया, मतलब कि जब इस साल में पेमेंट करने का टाइम आया, आपको ये पे ही नहीं करने पड़े। सो आपके पास कैश एक तरीके से इनफ्लो हुआ है। सो इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम ऐड करेंगे। सो डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स को हम ऐड करते हैं, और इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी को हम ऐड करते हैं। इसको डिक्रीज़ को ऐड करेंगे हम, और करंट लाइबिलिटी में अगर कुछ इंक्रीज़ होगा उसको हम तब ऐड करेंगे। इंक्रीज़ में क्यों ऐड करेंगे करंट लाइबिलिटी को, अब इसका भी आप एक एग्जांपल लेकर चलो कि जो अपने पास सपोज करो कोई भी एक्सपेंस था, जैसे कि अपने थे ट्रेड पेबल, शुरुआत के ट्रेड पेबल थे अपने 80,000, और जब ईयर एंड हुआ सपोज करो वो हो चुकी हैं अपने पास 1,20,000, मतलब कि हमने उनसे क्रेडिट पे कितने की फालतू की परचेज़ करी 40,000 की। सो बिजनेस में कितने हज़ार की मैनेजमेंट हो चुकी है, मतलब कि बिजनेसमैन को 40,000 पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो उसने 40,000 का क्रेडिट अवेल कर लिया, मतलब उसने 40,000 का एक टाइप से उसका कैश बच चुका है। सो इस टाइप से क्या हुआ है, कैश की मैनेजमेंट हुई है, कैश का इनफ्लो हुआ है। सो जब इंक्रीज़ होती है करंट लाइबिलिटी उसको हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, बट जब करंट एसेट डिक्रीज़ होते हैं तब हम उसको ऐड करते हैं। सो ये आप ध्यान में रख लो, डिक्रीज़ इन करंट एसेट ऐड होगा और इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी ऐड होगा। और इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी ऐड क्यों होगा, इसका मैंने आपको लॉजिक बता दिया। अब कुछ आइटम्स हैं जो हमें लेस करने पड़ेंगे, जैसे कि अगर अपने करंट एसेट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। डिडक्ट क्यों करना पड़ेगा, अब आप इसी एग्जांपल से समझो। सपोज करो साल के शुरुआत में स्टॉक कितना था 40,000, और एंड में कितना हो गया 50,000, मतलब कि शुरुआत में आपने 40,000 का स्टॉक था आपके पास,
और एंड में आपने 50,000 का स्टॉक बना लिया, मतलब कि आपने 10,000 का और रॉ मटेरियल परचेज़ किया होगा उसको प्रोडक्शन के लिए। सो आपका कैश तो बिजनेस से बाहर गया होगा। सो इसलिए जब आपके करंट एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं तब आप उसको डिडक्ट कर दो, और जो आपकी करंट लाइबिलिटी अगर वो आपकी डिक्रीज़ हो जाती है तब आप उसको डिडक्ट करते हो। डिडक्ट क्यों करते हो? सपोज करो जैसे साल शुरू हुआ, अपने पास जो ट्रेड पेबल थे वो थे कितने, 1,20,000, ये क्या है बिगनिंग में। और एंड में कितने बचे हैं आपके पास? एंड में बचे हैं आपके पास 80,000। इसका मतलब क्या है कि बिगनिंग में 1,20 थे, एंड में 80 हो गए। मतलब कि साल के शुरुआत में आपको 1,20,000 पे करने थे, साल के एंड में आपको 80,000 पे करने हैं। मतलब कि आपने इन बिटवीन कितने पे कर दिए? 40,000। सो 40,000 बिजनेस से क्या चला गया? बाहर चला गया। सो इसलिए जो करंट लाइबिलिटी में डिक्रीज़ होता है उसको आप लेस करते हो। सो जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं, अगर इसको आप ऐड कर दोगे, इसको आप लेस कर दोगे, तब आपका क्या आएगा? तब आपका आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। और इसके बाद जो इनकम टैक्स आपने पे किया है, अगर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है आप उसको यहाँ पे लेस करोगे, और जब आप उसको लेस कर दोगे तब आपका क्या आ जाएगा? तब आपका आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर ये पॉजिटिव फिगर आती है तब तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश जनरेट कर रही है, क्या बोलेंगे हम उसको? कैश इनफ्लो। बट अगर ये नेगेटिव बैलेंस आता है तब ये क्या इंडिकेट करेगा? कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसमें जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उसमें जो जो आइटम ऐड करने हैं, जो जो आइटम लेस करने हैं, वो आप एक बार दोबारा से रिवाइज करना, क्योंकि जो ये फॉर्मेट है ये आपको टू द पॉइंट आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मेट नहीं आया सो आप अपने न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे। और मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम 3 एक्टिविटीज़ में क्या कैलकुलेट करते हैं? कैश फ्लो या कैश यूज। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने आपको करा दी, अब मैं आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कराऊंगा और फिर उसके बाद हम करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो जब हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट कर लिया, अब उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं? फिर हम कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जो कि आपकी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड हो, क्योंकि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ एसेट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब चाहिए होती हैं। सो इनसे रिलेटेड जितना भी कैश फ्लो आएगा या इनमें जितना कैश यूज़ होगा उसको हम किस कैटेगरी में स्टडी करेंगे? उसको स्टडी करेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसको हमने किस में रखा है? पॉइंट नंबर बी में। जैसे कि प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल एसेट। अगर आपने कोई टेंजिबल एसेट्स बेचे हैं सो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा कैश इनफ्लो, क्योंकि बिजनेस के पास कैश आएगा। सो इसको हम ऐड करेंगे। ऐसे ही जब आप इंटेंजिबल एसेट्स है, जैसे कि आपने अपनी गुडविल बेची, आपने अपने ट्रेडमार्क बेचे, सो इससे भी बिजनेसमैन के पास कैश आएगा। सो इसको भी ऐड करना पड़ेगा। आपने अपनी कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेच दी, सो उससे भी बिजनेसमैन के पास कैश आएगा। सो इसको भी ऐड करेंगे हम। इसके अलावा जैसे कि आपको कोई इंटरेस्ट मिला है, डिविडेंट मिला है, क्योंकि ये किस टाइप की एक्टिविटी थी? ये थी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसलिए हमने इसको ऑपरेटिंग में लेस किया था और यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे, क्योंकि ये किस टाइप का है? इससे बिजनेसमैन के पास कैश आ रहा है। सो ये क्या है? ये शो करेगी इनफ्लो। और इसके अलावा जो रेंट रिसीव हुआ है उससे भी बिजनेसमैन के पास कैश इनफ्लो हुआ है। सो इसको भी हम ऐड करेंगे, किस कैटेगरी के अंडर कंसिडर करेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हमने देख लिया यहाँ से तो बिजनेसमैन के पास कैश आ रहा है। सो ये क्या है? ये है पॉजिटिव आइटम। अब जो बिजनेसमैन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट परचेज करेगा, इससे बिजनेस से क्या जाएगा? कैश बाहर जाएगा। इंटेंजिबल एसेट्स परचेज किए हैं, इससे भी बिजनेस से बाहर कैश जाएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज करी है, इससे भी बिजनेसमैन से बाहर क्या जाएगा? कैश जाएगा। सो ये सब क्या है? ये सब है नेगेटिव एक्टिविटीज़। सो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्टिविटीज़ को आपस में कैंसिल आउट करके जो बैलेंस बचेगा वो क्या शो करेगा? कि यहाँ तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो हुआ है या उसमें कैश यूज़ हुआ है। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ किससे रिलेटेड है? जो कि या तो आपकी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है या जो आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती हैं, वो क्या होती है हमारी? वो होती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सो 2 एक्टिविटीज़ से हमने कैश फ्लो कैलकुलेट कर लिया, एक्टिविटी नंबर ए प्लस एक्टिविटी नंबर बी। एक्टिविटी नंबर ए क्या थी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी नंबर बी क्या है? हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो अब बची है हमारी एक्टिविटी नंबर सी। वो कौन सी होती है? वो होती है अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़।
सो अब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को स्टडी करेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? वो एक्टिविटीज़ जो कि रिलेटेड होती हैं कंपनी की या तो शेयर कैपिटल से या उसकी बोरोइंग से, मतलब जहाँ से कंपनी पैसा अरेंज करती है वो होती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कैश फ्लो प्रिपेयर करने के टाइम हम किस किस एक्टिविटी को ऐड करेंगे, किस किस एक्टिविटी को हम लेस करेंगे, अब हम वो स्टडी करेंगे। जैसे कि जब कंपनी शेयर्स इशू करेगी सो उससे क्या आएगा, उससे आएगा उसके पास कैश। सो ये किस टाइप की एक्टिविटी है? ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी ये क्या है? इनफ्लो, मतलब इससे बिजनेसमैन के पास कैश आएगा। इसके अलावा जो प्रीमियम कैश में कलेक्ट कर लिया, मतलब कि अब मैंने आपको बताया था कि जैसे शेयर प्रीमियम पे भी इशू होते हैं। सो जब शेयर प्रीमियम पे इशू होंगे सो प्रीमियम भी कैश में आएगा। सो प्रीमियम भी क्या है? प्रीमियम भी है एक इनफ्लो। इसके अलावा जैसे कि आपने कोई बोरोइंग करी, आपने बैंक से लोन लिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग करी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में मैंने आपको बताया जैसे कि पब्लिक डिपॉजिट। इसके अलावा कंपनी अगर डिबेंचर इशू करती है सो उससे क्या आता है? कैश इनफ्लो, बिजनेस के पास कैश आएगा। सो ये किस टाइप की एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। और ये क्या है? एक इनफ्लो। सो इसके अलावा इसमें क्या क्या लिखेंगे हम? प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या आता है? जैसे कि आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। अगर आपने बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट इंक्रीज़ करी है, मतलब कि आपको शुरुआत में बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 था, एंड में आकर 20,000 हो गया, मतलब कि आपने बैंक ओवरड्राफ्ट से कितने पैसे उठाए? 20,000 माइनस 10,000, आपने 10,000 की फैसिलिटी अवेल करी। इसके अलावा अगर आपने कैश क्रेडिट की फैसिलिटी अवेल करी, ये भी क्या होता है? ये भी एक टाइप का इनफ्लो होता है। सो आप इसे भी ऐड करोगे। इसके अलावा ये तो थी सारी अपनी जहाँ से फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश आएगा। अब हम देखेंगे कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं जो कि कैश यूज़ करती हैं। जैसे कि आपने इंटरिम डिविडेंड पे किया, बिजनेस से कैश बाहर जाएगा, सो ये नेगेटिव एक्टिविटी है। इसके अलावा आपने प्रपोज डिविडेंड पे किया पिछले साल का, इससे भी बिजनेस से बाहर कैश जाएगा, सो ये भी नेगेटिव एक्टिविटी है। इसके अलावा आपने इंटरेस्ट पे किया है, इसको आप लेस करोगे। इंटरेस्ट किस पे होता है? डिबेंचर्स पे होता है। जो आपने बैंक से लोन लिया उस पर इंटरेस्ट पे होता है। शेयर्स पे डिविडेंड पे होता है। और जो ये इंटरेस्ट और डिविडेंड एक इस टाइप की एक्टिविटी है, ये है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके अलावा जब आप लोन की रीपेमेंट करते हो या शेयर्स जो आपने इशू कर रखे हैं उनको रिडीम करते हो, जो आपने इक्विटी शेयर इशू करे हैं अगर आप उनको बायबैक करते हो सो इससे भी बिजनेस से बाहर कैश जाएगा। आप डिबेंचर्स की रीपेमेंट करते हो, रिडम्पशन करते हो, सो इन सब में कैश यूज़ होगा। सो ये सारी क्या है? ये है सब कैश आउटफ्लो। और ये क्या थी? ये थी कैश इनफ्लो। सो कैश इनफ्लो यहाँ से आएगा, कैश आउटफ्लो यहाँ से जाएगा। सो आप इनफ्लो में से आउटफ्लो लेस करके आप क्या दिखा दोगे कि या तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो हुआ है या इनमें कैश यूज़ हुआ है। सो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका एक्टिविटी नंबर सी। सो जो आपने तीनों एक्टिविटी से कैश कैलकुलेट कर लिया वो क्या शो करेगा? या तो आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्रीज़ हुआ है या आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में डिक्रीज़ हुआ है। सो नेट इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे आएगा? अगर आप आइटम नंबर ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आइटम नंबर बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और आइटम नंबर सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अगर इन तीनों को ऐड करने के बाद क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव बैलेंस, तब तो ये होगा इंक्रीज़। अगर ये आ जाता है आपका नेगेटिव बैलेंस तब ये हो जाएगा डिक्रीज़। इसके बाद आप इसमें क्या ऐड करोगे? आप ऐड करोगे इसमें ओपनिंग या बिगनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो आपको बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस दे रखा होगा वो आपको क्या करना पड़ेगा? वो आपको ऐड करना पड़ेगा। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है। इसमें आता है अपना कैश इन हैंड, जो आपके बिजनेस में कैश पड़ा हुआ है। इसके अलावा जो कैश है बिजनेस का बैंक में, कैश एट बैंक। बट कैश एट बैंक में वही सब अमाउंट आता है जिसको आप एक साथ ही निकलवा सकते हो। इसमें अगर आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड डिपॉजिट दे दे, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट किस टाइम पीरियड के लिए होते हैं? ये होते हैं 1 साल से ज़्यादा के लिए। सो आप इसको कभी भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कंसीडर नहीं करोगे। और इसके अलावा क्या आते हैं इसमें? करंट इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, जिनको आप विद इन 3 मंथ किस में कन्वर्ट कर सकते हो? विद इन 3 मंथ आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। सो आप जो नेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ इसमें आप क्या करोगे? ओपनिंग या बिगनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करोगे। और अगर जो आपका बैलेंस शीट में उसने क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है, अगर आपका वो बैलेंस आ जाता है इन दोनों को ऐड करने से,
तब तो जो आपने आंसर कैलकुलेट किया है वो सही है। बट अगर इसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है तो समझ जाना आपने या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहीं पे गड़बड़ की है, या आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सही से नहीं कैलकुलेट करी, या आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कोई गलती हुई है। सो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो क्या शो कर रही है हमें, वो शो कर रही है डिटेल में कि कैश कहाँ से आया कहाँ पे गया। बट जो अपनी बैलेंस शीट होती है वो तो हमें बस क्या शो करती है कि ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कि मतलब ओपनिंग बैलेंस ये था या प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस ये था और जो इस साल का ओपनिंग बैलेंस है ये रहा। सो ये हमें डिटेल में नहीं शो करती। बट जो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करी इसमें मैंने दिखाया ना आपको कि कैश फ्लो हम 3 एक्टिविटी में स्टडी करते हैं और उसमें भी हम डिटेल में दिखाते हैं कि कैश यहाँ पे आया यहाँ पे गया। जैसे शेयर इशू करने से कैश आया है, शेयर्स बायबैक करने से कैश गया है। सो इन सब डिटेल को चेक करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको कैश फ्लो के क्वेश्चन कराऊंगा, मैं अभी आपको एक डिटेल क्वेश्चन ही कराऊंगा जो मैंने अभी आपको डिटेल फॉर्मेट बताया। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का बताया था, तो मैं शुरुआत में आपको पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी कराऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताई कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बैलेंस कैसे कैलकुलेट होता है। सो पहले मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन कराऊंगा और फिर मैं आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन कराऊंगा। सो जब मैं सारी एक्टिविटीज़ के एक क्वेश्चन करा दूंगा तब मैं आपको एक डिटेल क्वेश्चन कराऊंगा कि जो आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आना है आप उसको कैसे सोल्व करोगे, या जब आपको रियलिटी में कैश फ्लो प्रिपेयर करना है आप कैसे प्रिपेयर करोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section and don't forget to share and subscribe to this channel. Thank you. Bye bye.